Assalamu alaikum everyone. Today we have lecture number 29 on nested loops in C++. होप सो कि आप लोग को पिछले हम जितना भी कोर्स कवर कर चुके हैं वो आप लोग को समझ आ चुका होगा कि हमारे पास इफ एल्स क्या होती हैं, उसके बाद हमने पढ़ा था लूप्स क्या होती हैं, स्विच स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, लूप्स में वाइल लूप पढ़ी, डू वाइल लूप पढ़ी, फॉर लूप पढ़ी। तो जैसे हमने इफ और एल्स में नेस्टेड इफ और एल्स का स्ट्रक्चर पढ़ा था कि वो होती है इफ और एल्स के अंदर ही एक और इफ या एल्स की स्टेटमेंट, यानी कि कंडीशनल स्टेटमेंट विद इन अ स्टेटमेंट दैट वाज कॉल्ड एज इफ एंड एल्स, नेस्टेड इफ एंड एल्स स्टेटमेंट्स। तो सिमिलरली जब हम अब नेस्टेड लूप पढ़ेंगे, सो दैट मीन्स दैट अ लूप विद इन अ लूप इज कॉल्ड एज नेस्टेड लूप। यानी कि एक लूप के अंदर, चाहे वो फॉर लूप है, चाहे वो डू वाइल लूप है, चाहे वो वाइल लूप है, उसके अंदर एक और लूप को इंट्रोड्यूस करवाना, एक और लूप को लिखना, दैट विल बी कॉल्ड एज नेस्टेड लूप्स। In nested loops, the inner loop is executed completely with each change in the value of a counter variable of outer loop। यानी कि जब हम नेस्टेड लूप्स यूज करेंगे तो उसमें जो इनर लूप होगी, जैसे हमने इफ और एल्स में इनर इफ और एल्स पढ़ी थी और आउटर इफ एंड एल्स पढ़ी थी ना, सिमिलरली यहाँ पे भी इनर लूप है और आउटर लूप है। लेकिन जब हम नेस्टेड लूप पढ़ेंगे तो इसमें क्या होगा, हमारे पास आउटर लूप जब एक बार चलेगी तो इनर लूप जितनी बार भी होगी वो सारी बार चल जाएगी, फिर आउटर लूप चलेगी, फिर सारी बार इनर लूप चल जाएगी। ये कैसे होगा, ये मैं नेक्स्ट एग्जांपल में इसकी सिंटैक्स में आपको बताऊंगा। इंक्रीज इन द लेवल ऑफ नेस्टिंग इंक्रीज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ नेस्टेड लूप। जितना हमारे पास नेस्टेड लूप का जो गुच्छा है, जो घोंसला है, वो जितना इंक्रीज होगा तो उतना हमारे लिए कॉम्प्लेक्स होता जाएगा प्रोग्राम। नेस्टेड लूप हमारे लिए उतनी कॉम्प्लेक्स होती जाएगी, फिर हम उसमें से एक माइनर मिस्टेक को निकालना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन हम इतना कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ नहीं जाएंगे, हम सिंपल लूप विद इन अ लूप पढ़ेंगे, ठीक है ना, यानी कि हमारे लिए इतना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। सो एनी लूप कैन बी यूज्ड एज इनर लूप ऑफ अनदर लूप। यानी कि मैं वाइल के अंदर मैं फॉर लूप भी यूज कर सकता हूँ, मैं डू वाइल के अंदर फॉर भी यूज कर सकता हूँ, मैं फॉर के अंदर वाइल लूप भी यूज कर सकता हूँ। यानी कि इनर लूप भी कोई हो सकती है, आउटर भी कोई हो सकती है, ठीक है ना। दैट डजंट मीन के दोनों को सेम होना लाजमी है, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। फॉर एग्जाम्पल while loop can be used as outer loop and for loop can be used as inner loop। यानी कि इसने बाहर while loop लगाई और अंदर इसने for loop लगा दी इन अ नेस्टेड लूपिंग। तो हमारे पास इसकी कोई कैद नहीं है कि दोनों लूप को सेम होना लाजमी है, हम कोई भी लूप कहीं भी लगा सकते हैं, ठीक हो गया। So now comes towards the syntax of the nested loop. This is the basic syntax of the nested loop you are वॉचिंग राइट नाउ। कि हमारे पास फर्स्ट चीज क्या चीज है, फॉर है, वही फॉर की लूप है जो हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं। फॉर है, उसको इनिशियलाइज किया, कंडीशन दी, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट दे दिया। सो दिस इज द फॉर लूप एंड वी इंट्रोड्यूस एन अदर फॉर लूप इन द बॉडी ऑफ द आउटर फॉर लूप। यानी कि ये पहली फॉर लूप थी, उसकी बॉडी के अंदर मैंने एक और फॉर लूप लिख ली। सो द आउटर लूप इज द आउटर फॉर लूप इज द आउटर फॉर लूप, दिस इज द आउटर फॉर लूप एंड द सेकेंड वन इज द इनर लूप, ठीक है। यानी कि ये बाहर वाली जो थी वो मेरे पास आउटर फॉर लूप है, और जो अंदर है, बॉडी के अंदर है फॉर लूप की, दैट इज द इनर फॉर लूप। अब पीछे जो मैं बात कर रहा था ये वाली, कि हमारे पास जब द इनर लूप इज एग्जीक्यूटेड कंप्लीटली विद ईच चेंज इन द वैल्यू ऑफ द काउंटर वेरिएबल ऑफ आउटर लूप। यानी कि वो बात ये थी, जब मेरे पास प्रोग्राम रन होगा, उसको फर्स्ट इनिशियल वैल्यू जब ये एक बार चलेगा काउंटर, अभी इसमें इंक्रीमेंट कोई नहीं हुआ, ये फर्स्ट चला, तो जैसे ये फॉर की बॉडी के अंदर आएगा, यहां से ये फॉर की बॉडी के अंदर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक हो गया। फिर ये वाली लूप चलेगी, फॉर एग्जाम्पल आउटर लूप 5 बार चलनी थी और इनर लूप 10 बार चलनी थी। तो जब वैल्यू 1 थी आउटर लूप की और वो एंटर हुआ तो 10 बार फॉर लूप आउटर इनर वाली चल गई, यानी कि आउटर 1 था और इनर 10 बार चल गया। फिर जब आउटर 2 पे आया तो फिर दोबारा इनर जो है 10 बार चल गया। फिर जब आउटर 3 पे आया तो इनर फिर 10 बार चल गया। आउटर जब 4 पे आया तो सिमिलरली फिर ये 10 बार चल गया। और जब 5 पे आया तो फिर इनर जो है 10 बार चल गया, और 6 पे कंडीशन फॉल्स हो गई और प्रोग्राम वहां से निकल गया, आउट हो गया, एग्जिट हो गया।
तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आउटर लूप थी वो मेरे पास 5 बार चल रही थी, और जो इनर लूप है वो आउटर के मुताबिक अकॉर्डिंग टू द आउटर लूप वो टोटल 50 बार चली। यानी कि क्योंकि मैंने 10 की कंडीशन लगाई थी, मैं चाह रहा था ये 10 बार चले, लेकिन जो वो 5 बार चल रही थी आउटर लूप, तो उसके साथ इनर लूप 10 बार चली। तो टोटल कितने बार इनर लूप चली? 50 टाइम्स। ठीक है, ये हम देखेंगे, अगर अभी समझ नहीं आए तो नेक्स्ट एग्जाम्पल में। सो दिस इज द फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ नेस्टेड लूपिंग, जिसमें मैंने फॉर लूप के अंदर ही फॉर लूप लिखी है। अब यहाँ पे अगर मैं देखूं, मैंने दो इंटीजर इनिशियलाइज किए, डिक्लेयर किए। एक को मैंने आई कहा, दूसरे को मैंने जे कहा। बेसिक फॉर लूप का स्ट्रक्चर सिंटैक्स मेरे पास यही था, यानी कि एक फॉर लूप मैंने लिखी जो मैंने कहा 1 से स्टार्ट हो और 2 पे जाके खत्म हो जाए, यानी कि ये टोटल 2 बार चलेगी ये आउटर लूप। सेकंड जो इनर फॉर लूप थी वो मैंने क्या कहा कि जे जो है वो 1 है, 1 से स्टार्ट हो और 3 पे खत्म हो, यानी कि ये टोटल 3 बार चलेगी। अब जब i इक्वल्स टू 1 था तो प्रोग्राम यहाँ पे अंदर आया, इसने एक लूप चलाई, j इक्वल्स टू 1 इसने देखा, कंडीशन देखी, ट्रू थी, ये अंदर गया, इसने क्या किया, आउटर को प्रिंट करवा दिया 1, और इनर को यहाँ मैं इसके साथ ही लिख देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए। ठीक है, ये अच्छा, जब फर्स्ट i इक्वल्स टू 1 था, जब वो अंदर आया और j इक्वल्स टू 1 देखा उसने, तो उसने ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर दी, सी आउट, यानी कि आउटर उसके पास फिलहाल 1 है, और इनर कौन सी है? इनर उसके पास 1 है। क्यों? क्योंकि j इक्वल्स टू 1 है, पहले i इक्वल्स टू 1 था और j इक्वल्स टू 1, तो यानी कि आउटर भी 1 है और इनर भी 1 है। अब जे पे सेकंड लूप लगेगी, जे पे इंक्रीमेंट होगा, या बाहर इस वाली फॉर लूप पे नहीं जाएगा। ठीक है, इस वाली फॉर लूप पे नहीं जाएगा, ये फिलहाल इसी पे रहेगा। ठीक है ना। अब जब इसने दोबारा इंक्रीमेंट किया तो जे इक्वल्स टू 2 यहाँ पे आ गया, जे में 2 वैल्यू आ गई जो कि लेस देन 3 है, तो इसने ये वाली चीज दोबारा, अब आउटर वैल्यू कौन सी है? 1 ही है, और इनर में कौन सी आ गई? 2 वाली वैल्यू आ गई। फिर इंक्रीमेंट हुआ और 3 पे आ गया, 3 पे आया तो अब j इक्वल्स टू 3 है। ठीक है, एंड j इज इक्वल्स टू 3, नॉट लेस देन बट इक्वल्स टू 3। तो क्या हुआ, इसने 3 को भी प्रिंट करवाना था, फिर कंडीशन ट्रू हो गई, तो आउटर लूप में वही 1 रहा, पुराना 1 रहा, और इनर लूप में यहाँ से 3 हो गया। ठीक हो गया। फिर क्या हुआ, फिर j दोबारा गया, उसमें इंक्रीमेंट हुआ तो 4 आई वैल्यू, तो जब 4 आई तो 4 इज लेस देन और इक्वल टू 3, दैट इज रॉन्ग, दैट इज फॉल्स, यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो गई, तो ये वाला प्रोग्राम चला गया पुरानी लूप पे, पिछली वाली पे, जिसमें i इक्वल्स टू क्या था? 1 था ना। उसके बाद उसने इंक्रीमेंट कर दी, अब i में वैल्यू यहाँ पे 2 वैल्यू है, तो 2 इज नॉट लेस देन 2 बट 2 इज इक्वल्स टू 2 ना, तो ये फिर अंदर दोबारा आया। अब इसकी i में 2 वैल्यू है, और ये यहाँ से j को फिर इनिशियलाइज कर देता है 1 से। अब i में वैल्यू कौन सी है? 2, और j में कौन सी वैल्यू है? 1, जो इसने प्रिंट कर दी। फिर इंक्रीमेंट हुआ, जब इंक्रीमेंट हुआ तो j में 2 आ गई वैल्यू, कंडीशन इसने देखी j इज लेस देन 3, कंडीशन 2 थी, i में अब वैल्यू 2 थी, और j में कौन सी वैल्यू आ गई? 2 ही आ गई। ठीक हो गया। अब थर्ड इंक्रीमेंट लगा इस पे, तो j इज इक्वल्स टू 3 आ गया, कंडीशन ट्रू हो गई। i में कौन सी वैल्यू थी? i में वही 2 वैल्यू थी, लेकिन j में वैल्यू चेंज होके 3 हो गई। ठीक हो गया। जब ये फिर दोबारा एक इंक्रीमेंट हुआ और 4 वैल्यू आई, तो यह कंडीशन j की फॉल्स हो गई, और वो आउटर लूप पे गया, आउटर लूप पे गया, उसने i में एक इंक्रीमेंट कर दिया, 2 से वो 3 हो गया, और जब यहाँ पे इसने कंडीशन देखी कि 3 इज लेस देन और इक्वल टू 2, यहाँ भी कंडीशन फॉल्स हो गई, और यहाँ से ये प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया जब कंडीशन फॉल्स हो गई। ठीक हो गया। तो ये थी हमारी फर्स्ट एग्जांपल। होप सो ये आपको समझ आ गई होगी कि इनर लूप और आउटर लूप कैसे वर्क कर रही होती है। ठीक है ना। एक और एग्जांपल की तरफ जाता हूँ, वो तो हमने देखी फॉर लूप में ना, कि फॉर लूप में क्या हुआ। अब मैं जाता हूँ वाइल लूप पे, कि वाइल के अंदर वाइल कैसे वर्क कर रही है। ठीक है, सेम वही चीज मैंने की, यहाँ पे मैंने क्या किया, एक i और एक j को डिक्लेयर कर दिया। i को मैंने इनिशियलाइज कर दिया 1 के साथ। क्यों किया 1 के साथ? अब जरा अपना पुराना नॉलेज रिकॉल करें कि जब हम while लूप पढ़ रहे थे तो उसमें वो 3 इंपॉर्टेंट चीजें हम कौन सी पढ़ रहे थे। द फर्स्ट वन वाज इनिशियलाइजेशन ऑफ द काउंटर वेरिएबल, द सेकंड वन वाज कंडीशन of the counter variable, and third one was
द इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑफ द काउंटर वेरिएबल। तो पहली चीज कौन सी थी, इनिशियलाइजेशन ऑफ द काउंटर वेरिएबल, यानी कि यहाँ पे मैंने इसको डिक्लेयर कर दिया काउंटर वेरिएबल को और उसको मैंने इनिशियलाइज कर दिया 1 के साथ। वाइल लूप लगाई कि वही वाइल लूप मेरे पास 2 ही चले, यानी कि जो ऊपर वाला प्रोग्राम हमने फॉर में किया था वही हम यहाँ पे वाइल में कर रहे हैं। अब इसको मैंने कहा कि वाइल की लूप आई यानी 2 तक जाना चाहिए, यानी कि 2 बार वाइल की लूप चलनी चाहिए, ये आउटर वाइल लूप, ठीक है ना। ये कितनी बार चलनी चाहिए, 2 बार चलनी चाहिए। तो वो आया अंदर, उसने एक और वाइल लूप लगानी थी, तो जे को उसने इनिशियलाइज कर दिया और जे को उसने कंडीशन दे दी। जैसे ऊपर उसने आई को कंडीशन इनिशियलाइज किया और आई को कंडीशन दी, सिमिलरली अंदर उसने जे को इनिशियलाइज किया और यहाँ पे जे को कंडीशन दे दी कि वो 3 बार चले। और फिर क्या हुआ कि यहाँ से आउटर वेरिएबल आई, यानी कि आई में अब कौन सी वैल्यू थी, आई में थी 1, और आउटर वेरिएबल में, इनर वेरिएबल में कौन सी थी, इनर वेरिएबल में भी 1 थी। अब ये नेक्स्ट लाइन पे है, इसने j में इंक्रीमेंट कर दिया, यानी कि अब j में 2 की वैल्यू है, ठीक है ना। लेकिन i में कौन सी वैल्यू थी, पुरानी 1 ही वैल्यू थी फर्स्ट वाली, तो i में 1 ही वैल्यू रहेगी और j में आ जाएगी 2, ठीक हो गया। फिर इसने इंक्रीमेंट किया, यानी कि ये वाली लाइन इसने प्रिंट कर दी ना, आउटर और आई, फिर इनर और आई, ये वाली इसने प्रिंट कर दी। तो फिर नेक्स्ट लाइन कौन सी आ रही थी, जे प्लस प्लस की आ रही थी ना। तो अब जे में कौन सी वैल्यू थी पुरानी, वो 2 थी, लेकिन उसमें एक और प्लस हो गया, तो क्या हो गया, 3 हो गया। लूप फिर से एक बार चली, क्योंकि कंडीशन ऊपर ट्रू आ गई कि 1 कि 3 इज इक्वल्स टू 3 आ गया, तो ये 1 ही यहाँ पे रही आउटर वेरिएबल में, आउटर लूप में, और इनर लूप में 3 की वैल्यू आ गई। फिर इसने जे वाली स्टेटमेंट पढ़ी, जे प्लस प्लस वाली, अब इसमें पुरानी वैल्यू 3 थी, प्लस 1 हुआ और 4 हो गई। इसने फिर ये कंडीशन देखी, कंडीशन फॉल्स हो गई, और उससे क्या हुआ, ये इस वाली वाइल लूप से बाहर निकल आया। अब ये इनर लूप से बाहर निकल आ गया है, लेकिन अभी भी ये आउटर लूप के अंदर है, प्रोग्राम से एग्जिट नहीं हुआ। तो इसने क्या किया, इनर लूप के बाद इसने आई में एक प्लस कर दिया, पुरानी वैल्यू आई में कौन सी थी, 1 थी, तो अब यहाँ पे 2 आ गई। जैसे ही 2 आई तो ये फिर वाइल की लूप के अंदर आया और इसने जे को 1 से इनिशियलाइज कर दिया और वाइल की लूप, सेकंड वाली इनर वाइल लूप दोबारा चला दी। अब आउटर में कौन सी वैल्यू थी हमारे पास, 2 वैल्यू थी, और इनर में कौन सी आ गई, 1 वैल्यू आ गई। फिर इसने जे प्लस प्लस कर दिया, यानी कि जे में एक और प्लस कर दिया। जे में पुरानी वैल्यू कौन सी थी, 1 थी, और जब एक प्लस किया तो 2 हुआ, तो 2 इज लेस देन और इक्वल टू 3, यहाँ कंडीशन पास हो गई। तो आई में कौन सी वैल्यू रही, 2 वैल्यू रही, और फिर जे में कौन सी वैल्यू आ गई, 2 वैल्यू प्रिंट होके आ गई। फिर जे में एक इंक्रीमेंट हुआ, 3 की वैल्यू आ गई, दोबारा लूप चली, कंडीशन ट्रू हुई, तो आई में कौन सी वैल्यू थी, 2 वैल्यू थी, और इनर लूप में कौन सी वैल्यू आ गई, 3 वैल्यू आ गई। जब 3 वैल्यू आ गई तो फिर इसने एक बार जे में इंक्रीमेंट किया, तो जे में जब 3 के साथ प्लस 1 हुआ तो ऊपर कंडीशन क्या हो गई, वो फॉल्स हो गई, और ये वाइल लूप यहाँ से टर्मिनेट होके सीधा यहाँ पे आ गई, जब हमारे पास इस इनर वाइल लूप की कंडीशन फॉल्स हो गई, ठीक हो गया। तो फिर इसने आई में प्लस प्लस कर दिया। अब आई में पुरानी वैल्यू क्या थी, यहाँ हमने लास्ट वैल्यू 2 लिखी थी ना, तो 2 में इसने जब प्लस किया एक, तो 3 हो गया, और इसने यहाँ पे कंडीशन चेक की, आई के 3 इज लेस देन और इक्वल टू 2, तो वो फिर फॉल्स हो गई कंडीशन, और इसने ये प्रोग्राम यहाँ पे टर्मिनेट करके इसको बाहर निकाल दिया, ठीक है ना। जब हमारे पास वाइल लूप की कंडीशन फॉल्स हो गई, तो ये था सिंपल प्रोग्राम, इसने हमारे पास ये वाली चीज प्रिंट करके दे दी। अब ये हम देखेंगे अपनी प्रोग्रामिंग में कंपाइलर पे कि आया ऐसा ही है या कोई और मामला है, ठीक है ना, बट दैट विल बी सेम। उसके बाद हम कुछ यहाँ के प्रोग्राम्स करेंगे, वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले हम इसकी ये वाली एग्जांपल कर लेते हैं, ठीक है। कि और मैं जाता हूँ कंपाइलर पे। कंपाइलर पे मैं इसको एग्जांपल नंबर 1 लिख लेता हूँ कि ई एग्जाम्पल 1, और मैं हैश इंक्लूड से स्टार्ट कर देता हूँ। iostream using name space std और int main, और ये आ गया। हमने वहां पे क्या किया था, इंटीजर डिक्लेयर किए थे, यानी कि अपने काउंटर वेरिएबल आई और जे हमने डिक्लेयर किए थे। पहले मैं फॉर लूप वाला कर लेता हूँ। फॉर लूप के अंदर इनिशियलाइजेशन थी, आई को मैंने इनिशियलाइज कर दिया था 1 के साथ, ठीक हो गया। और फिर मैंने आई को कंडीशन दी थी, आउटर कंडीशन मैंने क्या दी थी, 2 की दी थी कि मेरे पास ये लूप 2 बार चलनी चाहिए, और उस आई को मैंने एक इंक्रीमेंट भी दे दिया
कि यहाँ से इंक्रीमेंट हो गया, ठीक हो गया। यही चीज थी। फॉर की लूप में हम आते हैं, ठीक है, फॉर की बॉडी में आते हैं, उसमें एक और फॉर लूप मैंने देनी थी। तो मैं फॉर लूप यहाँ से एक जे जो ऊपर ऑलरेडी मैं यहाँ पे डिक्लेयर कर चुका हूँ, इसको मैं यहाँ पे जे वैल्यू दे देता हूँ, जे इज इक्वल्स टू 1। इसको भी मैं 1 से स्टार्ट कर लेता हूँ एंड जे को मैं कंडीशन दे देता हूँ, जे इज लेस देन और इक्वल टू 3, और जे में मैं प्लस कर देता हूँ, जे प्लस प्लस यानी कि एक में जे के साथ प्लस कर देता हूँ, ठीक हो गया। और इसकी बॉडी में मैं ये स्टेटमेंट लिखता हूँ कि जब ये चले तो मेरे पास ये चीज चलनी चाहिए, ठीक है। ये वाली स्टेटमेंट आउटपुट डिस्प्ले में आनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि आउटर कौन सा है मेरे पास, आउटर मेरे पास कौन सी वैल्यू आ रही है, आउटर कौन सी वैल्यू थी, आई वाली थी ना, मैंने आई की वैल्यू को प्रिंट करा है, मैं यहाँ सिंपल आई लिख देता हूँ, ठीक हो गया। फिर मैंने इनर भी देखनी थी कि आया इनर भी हो रही है कि नहीं, इनर कौन सी यानी कि हर लूप में कौन सी वाली इनर की वैल्यू चल रही है। तो यहाँ से मैंने जे को प्रिंट कर दिया और मैं यहाँ से एंडल लगा लेता हूँ ताकि नेक्स्ट जो लूप चले वो नेक्स्ट लाइन में आए, ठीक हो गया। ये था वो सिंपल प्रोग्राम जो अभी हम करके आए हैं। इसको मैं नेस्टेड फॉर एग्जाम्पल के नाम से सेव कर देता हूँ और ये रन हो गया कंपाइलेशन। अब ये वो चीज चली, वही सेम रिजल्ट यहाँ पे प्रिंट हुआ जो मैं ड्राई रन में करके आ गया हूँ। जब फर्स्ट लूप चल रही थी आई की तो उसमें आई इक्वल्स टू 1 था, और जब फर्स्ट लूप चल रही थी आई की तो उसमें जे इक्वल्स टू 1 था। यानी कि आउटर जब हमारे पास 1 था तो फर्स्ट इनर भी 1 था। आउटर 1 ही था तो यहाँ पे लूप सेकंड 2 हो गई, 2 वैल्यू आ गई। आउटर 1 ही थी लेकिन इनर मेरे पास 3 आ गई, जैसे इसने यहाँ पे बताया हुआ है। सिमिलरली जब 3 वाली कंडीशन खत्म हो गई, यहां से कंडीशन फॉल्स हो गई, तो फिर क्या हुआ, आउटर में 2 वैल्यू आ गई, वो 2 वैल्यू आ गई और इनर में फिर उसने 1 से स्टार्ट कर दिया, क्योंकि जे में फर्स्ट वैल्यू 1 थी। तो आउटर 2 ही थी कि जे में इंक्रीमेंट हो गया 2 का, इनर में इंक्रीमेंट हो गया 2 का। और फिर आउटर वही पुरानी वैल्यू 2 थी लेकिन एक और इंक्रीमेंट इनर में हुआ 3 का। और वहां से क्या हुआ, जब ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो फॉर लूप से ये बाहर निकल आया और फिर नेक्स्ट क्या किया उसने, वो पुरानी यानी कि आउटर फॉर लूप पे गया। जब वहां भी कंडीशन फॉल्स हो गई तो वो वहां से भी निकल गया और प्रोग्राम टर्मिनेट कर दिया। तो ओवरऑल जो रिजल्ट आया हमारे पास वो उसका ये था कि आउटर का जब काउंटर वेरिएबल काम कर रहा था तो तब कौन कौन सी वैल्यू थी, 1 1 की वैल्यू थी आउटर की, और इनर चेंज हो रही थी, और होना भी ऐसा ही चाहिए था, ठीक है ना। सो वी हैव आवर प्रोग्राम डन। अब हम इसकी वो दूसरी देख लेते हैं जो हमने वाइल लूप में दी थी, किया था कि आया वाकई में हमारे पास ऐसी एग्जाम्पल आ रही है कि नहीं। मैं सिंपल यही प्रोग्राम मैं कॉपी करके आपको बताता हूँ। ये EXAMP है, एग्जाम्पल 2 मैं इसको नाम दे देता हूँ। अच्छा, आप लोग सोच रहे होगा कि ये मैं डबल स्क्रीन कैसे लेके आया हूँ। जस्ट कंट्रोल का बटन दबाना है, उसके साथ M का बटन दबाना है। अगर आपकी दो टैब्स खुली होंगी सी प्लस प्लस के कंपाइलर पे तो वो यूं सेपरेट हो जाएंगी, यानी कि दोनों तरफ आप देख सकोगे। तो इस वजह से मैंने ये चीज की, इसको मैं यहीं से कॉपी करके यहीं पे ही पेस्ट कर देता हूँ और एग्जाम्पल नंबर 1 को खत्म कर देता हूँ और मेरे पास वही चीज आ गई। अब मैंने सिंपली क्या करना था, फॉर लूप लगानी, वाइल लूप लगानी थी। वाइल के लिए हम पहले क्या कर रहे थे, वाइल के जो सिंटैक्स था उसमें हम काउंटर वेरिएबल को इनिशियलाइज कर देते थे। तो मेरे पास यहाँ पे काउंटर वेरिएबल वाइल लूप के लिए आई है, फर्स्ट काउंटर वेरिएबल जिसको मैं इनिशियलाइज कर देता हूँ 1 के साथ, और मैं यहाँ पे वाइल लूप की कंडीशन लगा देता हूँ। कंडीशन में सेम यही वाली कॉपी करूंगा और इसको मैं ले जाऊंगा यहाँ पे, ठीक हो गया, ये मैं ले गया। अच्छा, अब फॉर लूप फर्स्ट वाली जो थी, इस वाली को मैं काटता नहीं हूँ बल्कि यहाँ से देख लेते हैं। ये आई प्लस प्लस था, फॉर लूप यहाँ पे खत्म हो रही है इस वाली फॉर लूप के बाद। ये वाला इंक्रीमेंट आ गया इस वाले वाइल के लिए, ठीक है, और मैं इसको खत्म कर देता हूँ फॉर लूप को।
तो अब क्या हुआ, पहले मैं आउटर वाइल लूप को देखता हूँ कि वो अपनी तीन जो उसकी मस्ट रिक्वायर्ड कंडीशन है वो पूरी कर रहा है। एक तो था काउंटर वेरिएबल को इनिशियलाइज करना, वो उसने कर दिया। फिर उसी काउंटर वेरिएबल को उसने कंडीशन देनी थी लेस देन की कोई भी टर्मिनेटिंग वैल्यू देनी थी, और फिर उसी काउंटर वेरिएबल को उसने इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट देना था। मेरी तीनों चीजें पूरी हो गई। अब मैं जाऊंगा इनर वाइल लूप की तरफ। अब मैं इनर वाइल लूप जो लिखूंगा उससे पहले लाजमी बात है, जैसे इस वाइल लूप से पहले मैंने क्या किया, इंटीजर को इनिशियलाइज किया, तो मैं यहाँ पे भी सिमिलरली अपने जो काउंटर वेरिएबल, जो सेकंड काउंटर वेरिएबल है जी जे, उसको मैं इनिशियलाइज कर देता हूँ 1 के साथ। फिर मैं लगाता हूँ वाइल की लूप। वाइल की लूप लगा ली। वाइल की लूप में कंडीशन, सेकंड कंडीशन मैंने जे को क्या देनी थी, 3 तक देनी थी ना, तो ये मैंने यहां से दे दी। और सिमिलरली ये वाला प्लस प्लस जो था ये आ गया इसके अंदर, यानी कि जब वो प्लस होगा, और ये वाली फॉर लूप यहाँ से कट गई। तो सिंपल क्या हुआ मेरे पास कि वही प्रोग्राम, कंट्रोल प्लस एम दोबारा दबाऊंगा तो ये वाला मेरे पास पूरा आ जाएगा, ठीक है ना। तो वही जो फॉर वाला प्रोग्राम हमने किया वही हमने उसको चेंज करके क्या कर दिया, वाइल लूप में चेंज कर दिया। तो अब जब फर्स्ट लूप चली, इसको मैं सेव करके रन करके इसका रिजल्ट बताता हूँ। इसको मैं कह देता हूँ नेस्टेड वाइल एग्जाम्पल, और ये रन हो गया। सेम वही रिजल्ट मेरे पास आया जो मेरे पास फॉर लूप से आ रहा था, यानी कि जब फर्स्ट हमारे पास काउंटर चला तो आउटर वाइल लूप में 1 था और इनर में 1। आउटर वाइल लूप में 1 ही था कि इनर वाइल लूप दोबारा चली और उसमें 2 आ गया। आउटर वाइल लूप में 1 ही था और इनर लूप दोबारा चली, उसमें 3 आ गया। फिर आउटर लूप जब 2 हुआ, जब उसकी कंडीशन पुरानी वाली खत्म हो गई, यानी इनर की कंडीशन जब फॉल्स हो गई, तो वो आउटर में आ गया। आउटर में जब उसने इंक्रीमेंट किया तो 2 का इंक्रीमेंट कर दिया, और इनर में 1 थी वैल्यू। फिर आउटर 2 ही थी कि इनर दोबारा चल गई, तो क्या आ गया, 3 आ गया, 2 आ गया, और फिर उसमें इंक्रीमेंट हुआ, आउटर 2 ही थी लेकिन उसमें इनर 3 आ गया। और जब 3 की कंडीशन फॉल्स हो गई, इनर की कंडीशन फॉल्स हो गई, तो वो आउटर में आया। फिर उसने देखा तो आउटर की भी वैल्यू फॉल्स हो गई कंडीशन, और वो प्रोग्राम से खत्म हो गया, बाहर निकल गया। तो इसमें देखो, आउटर वेरिएबल को मैंने कंडीशन क्या दी थी कि वो 2 बार चले ना, और इनर को मैंने क्या दी थी कि वो 3 बार चले। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं इस प्रोग्राम के रिजल्ट में, तो आउटर मेरे पास कितनी बार चल रही है, एक, यानी जिसमें 1 1 वैल्यू आ रही है। 1 1 एक ही बार आई है ना, मतलब ये 3 जो है, ये वाले फर्स्ट 3 ये एक बार चली है, और सेकंड एक बार चली, यानी कि आउटर मेरे पास टोटली 2 बार चली है। और इनर मेरे पास कितनी बार चली है, 1 2 3, और 1 2 3, ये मेरे पास 3 बार चली है, यानी कि टोटली मेरे पास आउटर लूप सिर्फ 2 बार चली है। डिस्प्ले हमने उसको 3 3 बार करवाया, लेकिन चली सिर्फ आउटर वेरिएबल कितनी बार है, सिर्फ 2 बार है, और इनर वेरिएबल टोटल 6 टाइम चली है। अगर इसको मैं यूं करके बताऊं, यहां से मैं काट दूं इस वाली को, कि इनर वेरिएबल को अगर मैं सिर्फ डिस्प्ले करवाऊं, आउटर को मैं बाहर डिस्प्ले करवाऊं कि भाई आउटर कितनी बार चल रही है, इनर लूप से आउटर लूप में मैं डिस्प्ले करवाता हूं कि भाई आउटर आउटर मेरे पास कितनी बार चल रही है, यहां से अब हमें पता चल जाएगा। ठीक है, आउटर लूप में मैंने ये वाली वैल्यू लिख दी, और यहाँ से सेमी कॉलन, और इसको मैं सेव करके देता हूँ। ठीक है, अब इसमें देखो, जो चीज मैं कह रहा था कि आउटर कितनी बार चली है और इनर कितनी बार चली है, तो इनर कितनी बार चली है, 1 2 3, और 1 2 3, यानी कि टोटल 6 बार इनर चली है। और आउटर सिर्फ कितनी बार चली है, 1 और 2, यानी 2 बार आउटर चली है, और 3 बार 6 बार कौन सी चली है, इनर लूप चली है। ठीक है, सो ये प्रोग्राम भी हमारा ठीक हो गया। अब हम जाएंगे अपनी एग्जाम्पल्स की तरफ। इसको, ये आ गया। अब फर्स्ट एग्जांपल है मेरे पास, राइट अ प्रोग्राम दैट डिस्प्ले द फॉलोइंग आउटपुट यूजिंग नेस्टेड फॉर लूप, यानी कि फॉर लूप को यूज करो। वो अब स्पेसिफिकली बता रहा है कि नेस्टेड में भी फॉर यूज करो, यानी कि फॉर में फॉर यूज करो। तो क्या करो कि यहाँ से ये वाला मुझे ये वाली सीरीज प्रिंट करके दो कि 1 इक्वल्स टू 1 हो फर्स्ट रिजल्ट, फिर 1 में 2 प्लस हो तो उसका सम हो के आए 3, फिर 1 2 3 जब आपस में प्लस हो तो उसका सम हो के रिजल्ट में आए 6, 1 2 3 4 प्लस हो तो उसका सम हो के आए क्या चीज, 10 हो के आए। ठीक हो गया,
ये वाली सीरीज हमने सिर्फ यहाँ पे प्रिंट करवानी है एज इट इज, यानी कि ये सारा जैसे का जैसे लिखा हुआ एज इट इज हमने प्रिंट करवाना है। इसको मैं ले जाता हूँ कंपाइलर की तरफ। ये यहाँ से इसको कमेंट में कर लेते हैं, स्टैटिक और स्टैटिक स्लैश, ठीक हो गया। और मैं स्टार्ट करता हूँ हैश इंक्लूड से IOStream using name space std int main, और यहाँ से हम आ जाएंगे मेन की बॉडी में। अब सिर्फ ये वाली सीरीज मैंने प्रिंट करवानी है ना, कि जब मेरे पास i इक्वल्स टू 1 हो, यानी फर्स्ट वैल्यू मेरे पास जब 1 हो तो उसका सम क्या हो, 1 ही आए। यानी कि 1 फिर जब नेक्स्ट वैल्यू उसमें आए वो पिछली भी उसके साथ प्लस हो और नेक्स्ट वैल्यू भी प्लस हो, तो वो उसका रिजल्ट सम करके दे। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, उसी तरह अपने क्यों, चूंकि मैंने नेस्टेड लूपिंग स्ट्रक्चर यूज करनी है तो मेरे पास यानी कि दो लूप्स होंगी, एक आउटर होगी एक इनर होगी। मैं इनर जो आउटर वेरिएबल है उसको मैं आई कह देता हूँ और इनर को मैं जे कह देता हूँ। लाजमी बात है इसको, जब ये चार अगर वैल्यूज प्लस हो रही हैं तो वो कहीं जाके स्टोर होंगी ना, यानी कि कहीं पे जाके वो सम होंगी ना, तो मैं इसको सम कह देता हूँ जिसमें हमारी ये वाली वैल्यू स्टोर होंगी। ठीक हो गया। तो फर्स्ट फॉर लूप लगाते हैं आई के लिए। आई के लिए मैं फॉर लूप आई इज इक्वल्स टू 1, 1 से स्टार्ट होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ भी 1 से स्टार्ट हो रहा है। आई इक्वल्स टू 1 लिखा और फिर आई को मैंने यहाँ पे कंडीशन दी कि आई इज लेस देन और इक्वल टू 5, यानी कि टोटल वो 5 तक जाए, ठीक है। और फिर आई में प्लस प्लस करके इंक्रीमेंट कर दिया। अब फॉर लूप की बॉडी के अंदर हम आ गए। अब फर्स्ट मैंने क्या करना था, फर्स्ट वैल्यू को मैंने प्रिंट करवाना था ना, और फिर उसमें सम वैल्यू देनी थी। अब फर्स्ट तो लाजमी बात है 1 इक्वल्स टू मेरे पास 1 ही आएगा ना, उसको मैं प्रिंट करवा लेता हूँ। अच्छा, तो अब हम यहाँ से इसको मैं इंटीजर इनिशियलाइज कर देता हूँ। इनिशियलाइज हो गए हमारे दोनों चीजें। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अब मैं सेकंड कंडीशन क्या लगाऊंगा, पहले तो मैं इसको फर्स्ट जो है तो सम को मैं कह देता हूँ कि सम इक्वल्स टू 1 से वो अपना स्टार्ट करे। क्यों, क्योंकि मैंने लूप में फर्स्ट वैल्यू क्या लगानी है, मैंने लूप में फर्स्ट वैल्यू यहाँ से 1 लगानी है ना, तो मेरे पास फिर हर बार पहली वैल्यू तो इंटर होगी, लेकिन उसके बाद फिर पुरानी वैल्यू। इसको अब हम आगे लेके जब मैं इसके सेकंड लूप लगाता हूँ, कौन सी लूप हो जाएगी वो हो जाएगी फॉर की लूप सेकंड वाली। और जे जे अब स्टार्ट कहाँ से होगा, अब सेकंड क्वेश्चन तो ये आता है ना, आई मेरे पास 1 से स्टार्ट हो गया, यानी कि 1 की वैल्यू मेरे पास आ गई। सेकंड वैल्यू कौन सी है, वो 2 की वैल्यू है। जब तक मेरे पास, मैं उसको कहूंगा कि भाई इससे छोटी नहीं आ जाती, आई से छोटी वैल्यू, यानी कि कंडीशन में इसको मैं स्टार्ट कर देता हूँ 2 से, और मैं इसको कंडीशन दे देता हूँ j इज लेस देन और इक्वल टू क्या चीज, i। अब i की वैल्यू मैंने क्यों दी वो भी मैं बताता हूँ, और j में इंक्रीमेंट करना है हर बार का, तो यहाँ पे हम j में इंक्रीमेंट कर देंगे। अब i को टर्मिनेटर, यानी कि इसको j को मैंने कंडीशन i क्यों दी, i इस वजह से दी कि जब तक i चलता रहेगा, यानी कि i जब तक चलता रहेगा मेरे पास, तब तक ये इनर लूप भी मेरे पास चलती रहेगी, और वो एक तसलसल से चलती रहेगी। वो कैसे, जब आई लूप के ये इंटर में करता हूँ, ये आपको जब इसका रिजल्ट आएगा तो शायद मोर अच्छी तरह समझ आ जाए। अब इसको अगर मैं बताऊं ना, एक मेरे पास मैंने प्रिंट करवाना था आई, आई तो सम में है लेकिन इसको ऊपर मैंने प्रिंट करवाना है ना। अगर मैंने जे 2 से स्टार्ट किया है, फर्स्ट मैंने 1 प्रिंट करवाना है, सबसे पहली चीज मैं इस 1 को 1 ही प्रिंट करवा देता हूँ एज इट इज सी आउट में, यहाँ यहाँ ही पे ही। इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ सी आउट, और 1 को मैंने एज इट इज प्रिंट करवा दिया। क्यों, क्योंकि फर्स्ट वैल्यू मेरे पास 1 है और रिजल्ट में सम की वैल्यू भी 1 आनी चाहिए, इस वजह से मैंने सम को भी 1 से इनिशियलाइज कर दिया। अब हम ये इनर लूप की बात नहीं कर रहे, ठीक है ना, मैं फिलहाल आउटर लूप पे ही हूँ। तो आउटर लूप पे अगर मैंने ये चीज प्रिंट करवानी है तो मैं सिंपली इस 1 के साथ क्या प्रिंट करवाऊंगा, मुझे कौन सी वैल्यू चाहिए, 1 इक्वल्स टू 1 मुझे प्रिंटेड चाहिए ना। तो 1 तो मैंने प्रिंट करवा दिया आउटर लूप में ही, मैं इसके साथ इक्वल टू क्या चीज, मैं 1 भी प्रिंट करवा देता हूँ सी आउट
इक्वल टू, और मैं यहाँ पे इसको वैल्यू कौन सी दे दूंगा, सम की, और मैं एंडल लगा दूंगा। अब फिलहाल, बल्कि मैं इसको काट देता हूँ फिलहाल, ताकि आउटर लूप पहले आपको समझ आ जाए। मैंने आउटर लूप में क्या चीज दी, मुझे रिक्वायर्ड क्या चीज थी, 1 = 1, और मैंने जब लूप लगाई तो मैंने 1 को एज इट इज प्रिंट कर दिया, ठीक है। अगर मैं प्रिंट नहीं करूंगा तो फिर मैं क्या करूंगा, मैं यहीं पे ही, यानी फिर हर बार मेरे पास 1 नहीं प्रिंट हुआ हुआ आएगा, ठीक है। अगर मैं 1 प्रिंट नहीं करता तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, मैं इसको 1 ऑलरेडी प्रिंट कर दिया, और सम को मैंने वैल्यू दे दी 1 को। तो अब ऑटोमेटिकली क्या चीज इसका रिजल्ट आएगा, 1 = सम में कौन सी वैल्यू है, 1। इसको मैं रन करवा के बताता हूँ। 5 बार क्या चली, 1 = 1। तो ये 1 मैंने इस वजह से लगाया क्योंकि ये 1 5 बार प्रिंट होना है, ठीक हो गया। इसी वजह से इस वाले n को, 1 को मैंने ऊपर ही लिख दिया, ठीक है। अब इसके बाद मैं अपनी सेकंड फॉर लूप यहाँ पे लगाता हूँ, जो कि मैंने 2 से स्टार्ट की। क्यों 2 से स्टार्ट की, 1 तो प्रिंट हो गया, नेक्स्ट वैल्यू मेरे पास क्या थी, सेकंड जो काउंटर था वो मेरे पास 2 से स्टार्ट हो। इसी वजह से मैंने जब फर्स्ट को 1 से स्टार्ट करवाया, यहाँ पे भी जब मैंने आई को 1 से स्टार्ट करवाया, तो सेकंड फिर कहाँ से स्टार्ट होगी, 2 से स्टार्ट होगी। इसी वजह से मैंने कहा कि इसको मैंने कंडीशन भी यही दे दी कि ये लेस देन और इक्वल टू आई। इसको अब ड्राई रन करके बताता हूँ कि ये फर्स्ट जो फॉर लूप है ये वाली रन नहीं होगी। वो क्यों, जब हम आई इक्वल्स टू 1 पे थे, आई इक्वल्स टू 1 पे थे, तो ये वाली वैल्यू प्रिंट हो गई, 1 प्रिंट हो गया। उसके बाद सम को 1 की वैल्यू भी आ गई। अब मैं इसके अंदर जाऊं, सेकंड फॉर लूप के अंदर, यानी कि मैं इनर फॉर लूप के अंदर जाऊं, तो इसने देखा कि भाई एक वेरिएबल है जिसको मैंने 2 से इनिशियलाइज किया, लेकिन उसको कंडीशन मैंने क्या दी है। अब जे यहाँ पे देखो, गौर से देखना कि जे में वैल्यू 2 की पड़ी हुई है, और 2 इज लेस देन और इक्वल टू आई, यानी कि 2 इज लेस देन 1 है या नहीं। 1 में तो, आई में तो 1 की वैल्यू पड़ी है ना, क्या 2 लेस देन या इक्वल टू आई है, यानी कि 1 है। नहीं, यहाँ पे कंडीशन क्या हो जाएगी, यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, और ये वाली फॉर लूप चलेगी ही नहीं, और यहीं से ये निकल के आ जाएगा 1 उसने ऑलरेडी प्रिंट किया हुआ है, निकल के आके इक्वल्स टू, और सम में 1 वैल्यू है, ये प्रिंट कर लेगा। जो हमें फर्स्ट वैल्यू रिक्वायर्ड थी, ये उसने फर्स्ट रिक्वायर्ड कर ली। लेकिन अब जब सेकंड चलेगी तो सेकंड में क्या होगा, अब i = 2 है, ठीक है। यहाँ पे i = सेकंड, उसमें जब इंक्रीमेंट हुआ तो क्या है, i = 2 है। सिमिलरली ये 1 को फिर प्रिंट करवाएगा, 1 इसने एज इट इज फिर प्रिंट कर दिया, ठीक हो गया। और फिर क्या हुआ कि सेकंड फॉर लूप के अंदर गया, उसमें j = 2 था, और i में भी 2 वैल्यू है, j इज इक्वल्स टू, यानी कि 2 = 2 हो गया। कंडीशन यहाँ पे ये वाली ट्रू हो गई, और फिर ये गया फॉर लूप के अंदर। तो अब सेकंड चीज मुझे क्या चाहिए, प्लस का निशान चाहिए, उसके बाद 2 चाहिए, और फिर सम की वैल्यू चाहिए। अब ये वाला 2 मैं लाऊंगा, ठीक है। अब ये वाला 2 कैसे आएगा, इसके लिए हम पीस ऑफ कोड क्या लिखेंगे, यहां से मैं सिंपली सी आउट कर देता हूँ किस चीज को। पहली चीज मुझे क्या चाहिए, प्लस का निशान चाहिए, मैंने प्लस का निशान यहाँ पे डाल दिया, ठीक हो गया। अब मुझे कौन सी चीज चाहिए, मुझे चाहिए ये 2 वैल्यू। तो अगर मैं देखूं तो j में भी मेरे पास कौन सी वैल्यू है, 2 की वैल्यू है। तो यहाँ पे मैं सिंपली j को प्रिंट करवा देता हूँ यहाँ पे, और इसको मैंने टर्मिनेट कर दिया। अब मैं जाऊंगा सम की तरफ, क्यों, अब अगर इसी को मैं बगैर सम किए इसको मैं इसी तरफ रन करके देखूं, तो मेरे पास क्या चीज होके आ जाएगी, 1 आया, 2 भी आ गया, 3 भी आ गया, 4 भी आ गया, और 5 तक, यानी कि हमारी सारी लूप्स चल गई, लेकिन उनका रिजल्ट क्या चीज आ रहा है, 1 1 ही आ रहा है, रिजल्ट इसका गलत आ रहा है। तो इसके रिजल्ट को ठीक करने के लिए यहाँ पे हम पिछली वैल्यू को नेक्स्ट वैल्यू के साथ प्लस करते रहेंगे साथ ही साथ। और ये वाली चीज आपको ऑलरेडी आती है, हम पीछे पढ़ चुके हैं, यानी कि पुरानी सम की वैल्यू के साथ न्यू जो हमारी जे की वैल्यू है, जो ये वाली j की वैल्यू, यानी कि ये काउंटर वेरिएबल की वैल्यू आ रही है, उसको हम प्लस करते जाएंगे। मतलब क्या हुआ कि जब सम में इक्वल्स टू 1 था, जब लूप चली तो सम में 1 वैल्यू थी ना, यानी कि फर्स्ट वैल्यू थी, उसके साथ इसने 2 को प्लस कर दिया, ठीक है। जब 2 को प्लस किया तो दोबारा ऊपर गया, फिर इसने क्या किया, साथ 3 को प्लस किया, 4 को किया, और सिमिलरली ये यहाँ पे सम को प्रिंट करता रहा, और रिजल्ट हमारे पास उसका क्या आया कि 1 = 1,
2 + 1 3 हो जाता है, 1 + 2 + 3 6 हो जाता है, और अप टू 15 ये सारा बिल्कुल ठीक आ गया। अब इसके ड्राई रन में देखते हैं, इसको मैं यहाँ पे रखता हूँ और इस प्रोग्राम को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। हाँ, ये मेरे पास पीस ऑफ कोड सामने आ गया। अब ड्राई रन में देखो कि फर्स्ट जो वैल्यू थी ये वाली, वो एज इट इज यहाँ पे प्रिंट हो गई। ठीक है, फर्स्ट काउंटर वेरिएबल फर्स्ट जो इनर लूप थी वो नहीं चली, क्यों? क्योंकि यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो गई थी। आई में 1 वैल्यू थी और जे में 2 थी, और जे छोटा नहीं था आई से, तो फॉल्स हो गई, और ये यहाँ से टर्मिनेट होके नीचे आ गया, और सी आउट इसने इक्वल्स टू कर दिया और सम कर दिया। सम में कौन सी वैल्यू हमने इनिशियलाइज की थी? 1 की थी। फिर ये सेकंड काउंटर पे गया, अब आई में 2 की वैल्यू है, अंदर आया इसी वेरिएबल में, तो 1 को इसने एज इट इज प्रिंट कर दिया, और इसने अंदर क्या किया, इनिशियलाइज सम को 1 के साथ कर दिया। अब इसने अंदर से क्या किया कि जे की ये जो फॉर की लूप थी, ये इसने सेकंड वाली चलाई, कंडीशन क्या होगी, 2 = 2 हो गई, कंडीशन ट्रू हो गई, ये अंदर आ गया और इसने ये वाला प्लस प्रिंट कर दिया, और फिर इसने जे को प्रिंट कर दिया। जे में कौन सी वैल्यू थी? 2 की वैल्यू थी, और इसने फिर इसको इक्वल टू सम कैसे किया? अब ये इस वाली लाइन पे आएगा तो सम में कौन सी वैल्यू थी? 1 थी, 1 + 2 हो गया, यानी कि अब सम में न्यू वैल्यू कौन सी है? 3 है। तो ये जब इस लूप से बाहर निकलेगा तो क्या करेगा, क्योंकि नेक्स्ट जब इंक्रीमेंट जे में प्लस हो जाएगा, तो आई में पुरानी वैल्यू कौन सी है? आई में पुरानी वैल्यू 2 की है। जे में जब 1 प्लस हुआ तो 3 वैल्यू हो गई, 3 इज नॉट लेस देन और नॉट इक्वल टू 2, तो फिर ये वाली फॉर लूप खत्म हो गई। यहाँ से बाहर निकला और इसने इक्वल्स टू सम पुट कर दिया, इक्वल्स टू ये आ गया और सम उसका 3 आ गया। फिर ये दोबारा ऊपर गया, आई में कौन सी 3 वैल्यू आ गई, इसने फिर 1 को प्रिंट किया, ये 1 फिर प्रिंट होके आ गया, और फिर इसने क्या किया कि यहाँ से जे में 3 वैल्यू आ गई थी और आई में भी 3 वैल्यू थी, कंडीशन ट्रू हुई, अंदर आया, इसने प्लस भी इनपुट किया, और फिर जो पुरानी 2 की वैल्यू थी, j इक्वल्स टू 2 थी, वो भी प्रिंट की, दोबारा लूप चली, फिर इसने प्लस प्रिंट किया यहाँ पे, और फिर उसने 3 वैल्यू पुट की। ये अब 2 बार चली, ये वाली लूप, इनर लूप 2 बार चली, और तीसरी बार में ये फिर निकल गई और इक्वल टू इसने 6 पुट कर दिया। फिर ये आउटर लूप दोबारा चली, इसी तरह दो इनर लूप जो थी वो 4 बार चली, और फिर ये यहाँ से निकला और इक्वल टू इसने यहाँ पे 10 की वैल्यू लिख दी। फिर ये ऊपर गया, ऊपर लास्ट वैल्यू 5 थी, इनर पे आया, इनर 5 बार चली, टोटल 5 बार इनर लूप चली हमारे पास, और फिर ये वाली वैल्यू प्रिंट होके 15 आ गई, और ऊपर गया तो कंडीशन फॉल्स हो गई और यहाँ से प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया, और हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट हमें मिल गया। ठीक हो गया। तो ये था हमारी नेस्टेड फॉर लूप की फर्स्ट एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल क्या है कि राइट अ प्रोग्राम दैट डिस्प्ले द नेस्टेड लूप। इसको मैं यहाँ से कॉपी करके एक न्यू फाइल पे जाता हूँ, इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। ठीक हो गया। इसको मैं सबको कमेंट्स कर देता हूँ और ये आ जाएगी। इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये वाली शेप हमने बनानी है। क्या लिखा हुआ है? राइट अ प्रोग्राम दैट डिस्प्ले द फॉलोइंग शेप यूजिंग नेस्टेड व्हाइल लूप। अब हम व्हाइल लूप को यूज करते हुए ये वाली शेप बनाएंगे, ये जो शेप इसने स्टार्स के साथ बनाई हुई है। अगर हम गौर करें इस चीज को, तो यहाँ पे पहले कितने 5 स्टार हैं, उसके बाद 4 है, फिर उसके बाद 3 है, फिर उसके बाद 2 है, और फिर 1 है, और ये वाला नहीं है क्योंकि ये हमने कमेंट के लिए लिखा है। ठीक है, यानी कि 5 स्टार से लेकर 1 स्टार तक ये आया है। तो इसके लिए हम व्हाइल लूप में प्रोग्राम कैसे लिखेंगे? अब आपके माइंड में एक रफ सा स्केच बन जाना चाहिए कि ये डिक्रीमेंट होता हुआ आ रहा है। 5 को इसने काउंटर की वैल्यू दी है, जो डिक्रीमेंट होके 4 होती है, 3 होती है, 2 होती है और 1 हो जाती है। ठीक होगा, यानी कि हमने इसमें डिक्रीमेंट देना है व्हाइल लूप में। तो मैं हैश इंक्लूड IO stream using namespace std और इंट मेन में आ गए, और यहाँ से इंट की बॉडी आ गई। ठीक हो गया। अब सिमिलरली वही काम मैं दोबारा करूंगा, कौन सा, कि चूंकि मैंने नेस्टेड व्हाइल लूप में लेना था ना, तो मैं क्या करूंगा, मेरे पास दो ही कंडीशन है, दो ही चीजें हो सकती है, यानी कि अच्छा एक और चीज समझ लो कि जब भी मैं इस तरह की शेप देखूं जहां पे ऊपर उसने कहा कि नेस्टेड लूप लगानी है, तो इसका मतलब होता है कि इसकी एक रो आई की होगी, यानी कि आउटर लूप की होगी, और बाकी की रोज क्या होंगी, वो इनर लूप की होंगी। ठीक है ना। तो मैंने उसी तरह की प्रिंटिंग करनी है, तो मैं क्या करता हूं, मैं इंटीजर दो काउंटर वेरिएबल
आई और जे के नाम से यहाँ पे डिक्लेयर कर देता हूँ। और फिर मैं क्या करूंगा, अब वही वाइल लूप, ये हमने पीछे कौन सी चीज पढ़ी, हमने यहाँ पे फॉर लूप पढ़ी थी, अब हम वाइल लूप पढ़ेंगे। तो वाइल लूप में फर्स्ट चीज क्या थी कि काउंटर वेरिएबल को इनिशियलाइज करना है। तो मैं यहाँ काउंटर वेरिएबल को 1 दे देता हूँ स्टार्ट, यानी कि वो स्टार्ट कहाँ से होगी, 1 से स्टार्ट होगी। और उसको फिर मैं कंडीशन क्या दूंगा, WHILE वाइल कंडीशन में क्या दूंगा कि जब I इज लेस देन और इक्वल टू 5, यानी क्या हुआ, 5 बार है ना मेरे पास, 1 2 3 4 और ये टोटल 5, तो मैंने इसको कंडीशन दे दी 5 की। और फिर क्या चीज हुई, वाइल लूप में फिर सेकंड चीज क्या, नेस्टेड वाइल लूप हमने डालनी थी, तो मैं वाइल लूप में एक और वाइल लूप डाल दूंगा। अब वो वाइल लूप से पहले, यानी कि सेकंड वाइल लूप से पहले फर्स्ट चीज क्या थी, बल्कि मैं इसको पहले इंक्रीमेंट यानी इसकी वाइल लूप की 3 कंडीशन पूरी कर देता हूँ। फर्स्ट चीज क्या थी कि काउंटर वेरिएबल को इनिशियलाइज करना, सेकंड चीज थी कि काउंटर वेरिएबल को कंडीशन देना, और थर्ड चीज थी कि काउंटर वेरिएबल को हमने क्या करना था, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट देना था ना। तो काउंटर वेरिएबल को मैं यहाँ प्लस प्लस दे देता हूँ, एक इंक्रीमेंट दे देता हूँ, ठीक है ना। फिर अब मैंने वाइल लूप के अंदर वाइल लूप, नेस्टेड वाइल लूप यूज करनी थी, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जे जो उसका सेकंड लूप का जो काउंटर वेरिएबल है जे, अब उसकी इनिशियलाइजेशन उसको मैं आई से इनिशियलाइज कर देता हूँ, ठीक हो गया। अब मैं वाइल लूप लगाता हूँ और उसको मैं कंडीशन दूंगा। अब वाइल लूप को मैं क्या कंडीशन दूंगा कि आई चले कितनी बार, ये जे चले, j इज लेस देन और इक्वल टू 5, इसको भी मैंने सेम कंडीशन दे दी। और यहां से मैं वाइल लूप की बॉडी के अंदर गया और मैंने सिंपली क्या प्रिंट करवाना था, स्टैरिक को प्रिंट करवाना था। इसके अंदर मैं स्टैरिक डाल देता हूँ और मैं यहाँ से अब इस वाले j की जो स्टेटमेंट थी, j सेकंड जो हमारा काउंटर वेरिएबल था उसकी इंक्रीमेंट थी, मैं यहाँ से j प्लस प्लस कर दूंगा। अब हमने डिक्रीमेंट क्यों नहीं डाला या इंक्रीमेंट क्यों नहीं डाला, ये जब अब हम इसका ड्राई रन करेंगे, हमने डिक्रीमेंट क्यों नहीं डाला, इसके ड्राई रन में आपको पता चल जाएगा जब हम इसको रन करके चेक करेंगे कि आया ऐसी चीज आती है या नहीं आती। तो अब मैं इसको सेव कर देता हूँ, नेस्टेड वाइल के नाम से, ठीक हो गया। और उसने मुझे प्रिंट करके दे दिए सारे स्टैरिक्स, लेकिन वो भी एक ही लाइन में। अब मैं चाहता हूं कि ये सारे नेक्स्ट लाइन में जाए हर एक लूप के बाद, तो मैं क्या करता हूं, यहाँ से मैं इस जो हमने आई प्लस प्लस किया हुआ है आउटर लूप में, आउटर लूप में ही मैं यहाँ पे एक सी आउट कर देता हूँ, सी आउट एंडल, ठीक है, ताकि वो नेक्स्ट लाइन में चला जाए। और ये वो शेप हमारे पास बन के आ गई है जो हमें रिक्वायर्ड थी, यानी कि पहले 5 स्टार, फिर 4, फिर 3, फिर 2 और फिर 1। अब ये चीज बनी कैसे, इसको जरा सा मैं शॉर्ट करूं ताकि दोनों चीजें सामने आ जाए। हमारा प्रोग्राम यहाँ तक है, ये यहाँ तक। अब मैंने क्या किया, आई वैल्यू इनिशियलाइज हुई, आई ने चलना था 5 तक। अब फर्स्ट वैल्यू आई में कौन सी है, 1 की वैल्यू है। वो अंदर आया, उसने देखा जे को वैल्यू दे दो, इनिशियलाइज कर दो आई के साथ, यानी अब आई में जोन सी वैल्यू होगी अंदर जे में भी वही वैल्यू होगी, ठीक हो गया। अब आई में वैल्यू कौन सी थी, 1 थी, तो जे में भी वैल्यू 1 आ गई। अब ये जब अंदर आया, इसने कंडीशन देखी कि क्या 1 इज लेस देन और इक्वल टू 5 है, उसने कहा हाँ बिल्कुल है। उसने एक स्टैरिक को क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया, और जे में 1 प्लस हो गया। अब जे में जब 1 प्लस हुआ तो कितना हुआ, जे में अब 2 वैल्यू है। फिर काउंटर चला, फिर एक स्टैरिक, यानी कि फर्स्ट स्टैरिक प्रिंट हो गया जब जे में 2 वैल्यू थी, तो सेकंड स्टैरिक भी इसके साथ प्रिंट हो गया। फिर एक इंक्रीमेंट हुआ, जे में 3 वैल्यू आई, तो फिर थर्ड स्टैरिक यहाँ पे प्रिंट हो गया। फिर एक और वैल्यू अंदर इंक्रीमेंट हुआ, तो 4 वाला भी प्रिंट हो गया स्टैरिक। सिमिलरली 5वें तक इसने जाना था, तो जे में 5 वैल्यू थी और जे इज इक्वल्स टू 5 आ गया, यानी कि 5 इक्वल टू 5 आ गया और एक और बार स्टैरिक प्रिंट हो गया। फिर जब एक और काउंटर जे प्लस प्लस लगा तो 6 वैल्यू थी उसमें, जो कि कंडीशन फॉल्स हो गई, और इसने यहाँ से निकल के क्या कर दिया, आई में एक और प्लस कर दिया। अब आई में पुरानी वैल्यू कौन सी थी, वो थी इसके पास 1 की वैल्यू। तो अब आई में जब प्लस हुआ तो यहाँ पे 2 आ गई, 2 इज लेस देन और इक्वल टू 5 था, इसने कहा भाई कंडीशन तो ट्रू है।
यहाँ से इसने एक एंडल यानी कि इस वाली स्टरी के बाद ये नेक्स्ट लाइन में आ गया, ठीक है, एंडल की वजह से। तो जब कंडीशन ट्रू हुई तो जे को इसने फिर इनिशियलाइज कर दिया 2 के साथ। अब 2 है यहाँ पे, 2 इज लेस देन और इक्वल टू 5। कंडीशन ट्रू हुई, एक प्रिंट हो गया। सिमिलरली दूसरा, तीसरा और चौथा। चौथा क्यों ये 5 तक गया, क्योंकि स्टार्ट कहाँ से हुआ था, 2 से। तो 2, 3, 4 और 5, तो इसी वजह से ये सिर्फ 4 बार हमारे पास प्रिंट हुआ। सिमिलरली ये जब लूप से बाहर निकला तो आई में एक और प्लस हो गया और 3 आ गई वैल्यू आई में। नेक्स्ट लाइन में गया और आई यानी कि 3 इज लेस देन और इक्वल टू 5 देखा इसने कहा कंडीशन ट्रू है। तो नेक्स्ट लूप कितने बार चली, 3 बार चली, इनर लूप 3 बार चली, ठीक हो गया। सिमिलरली फिर एक प्लस हो गया आई में जब वो लूप से बाहर निकला, तो अब आई में 4 की वैल्यू थी, तो 4 और 5 यानी कि 2 बार इनर वैल्यू ने चलना था। सिमिलरली फिर वो ऊपर गया और आई में 5 वैल्यू दे दी, आई 5 इज इक्वल टू 5 हो गया, कंडीशन ट्रू हो गई और इनर लूप ने एक बार काम किया, ठीक है, क्योंकि यहाँ भी कंडीशन j इज इक्वल्स टू यानी कि 5 इज इक्वल्स टू 5 थी, तो एक बार हुई और यहाँ से वो नेक्स्ट लाइन में आया और फिर जब आई की जो काउंटर था उसमें जब 6 वैल्यू आई और वो कंडीशन फॉल्स हुई तो प्रोग्राम खत्म हो गया। इसी वजह से हमने डिक्रीमेंट कहीं भी नहीं लगाया, क्योंकि हम नेस्टेड लूप पढ़ रहे थे। तो अब अगर यहाँ से मैं कुछ कंक्लूड करूं तो जो आउटर वेरिएबल थी वो मेरे पास रोज को कंट्रोल कर रही है, यानी कि जब हर एक आउटर वेरिएबल चलती है तो एक रो होती है और वो फिर एंडल होके सेकंड रो में चला जाता है। इसी तरह तीसरी में, चौथी में और पांचवी में। तो ये जो 5 की कंडीशन हमने लगाई थी वो इस वजह से लगाई थी। और जो इनर लूप है वो कौन सी चीज को कंट्रोल कर रहा है, वो कॉलम्स को कर रहा है। वो एक बार एक चीज एक वो प्रिंट कर रहा है, ठीक है, यानी कि पहले एक प्रिंट कर रहा है, फिर दूसरा प्रिंट कर रहा है, तीसरा, चौथा और पांचवा। जो 5 की कंडीशन हमने दी थी तो ये वो 5 कॉलम्स थे, यानी कि आउटर वेरिएबल रोज को कंट्रोल कर रही है इस केस में और इनर जो लूप है वो हमारे पास कॉलम्स को कंट्रोल कर रही है। तो होप सो कि ये नेस्टेड लूप स्ट्रक्चर आपको समझ आ गई होगी। अगर जहां से नहीं आती तो मुझसे पूछ लें बेशक, नहीं तो इस वीडियो को बार बार रिवाइंड करके देखें कि ये हो क्या रहा है, ठीक है। जब तक आप लोग खुद ट्राई नहीं करेंगे तब तक ये प्रोग्राम आपसे नहीं होगा। ये जो नेस्टेड फॉर लूप्स हैं ये चीज आपको समझ नहीं आएंगी। तो अब आते हैं अपने लास्ट चीज की तरफ जिसको हम कहते होते हैं होम टास्क। यही दो वेरिए प्रोग्राम्स है जो अभी हमने किए हैं, ठीक है। पहला प्रोग्राम, ये जो प्रोग्राम हमने किए हमने क्या किया, फर्स्ट प्रोग्राम को फॉर लूप के साथ किया, ठीक है। फर्स्ट प्रोग्राम को फॉर के साथ किया और सेकंड को वाइल के साथ किया। तो होम टास्क में आप लोग फर्स्ट वाले को वाइल के साथ करो और सेकंड वाले को फॉर के साथ करो, यानी कि फॉर लूप को वाइल में चेंज करो और वाइल लूप को फॉर में चेंज करो, ठीक है। सिंपल सा होम टास्क दिया है, सारा कुछ सॉल्व करके बताया, आप लोगों ने सिर्फ लूप को चेंज करके देखना है कि हमारे पास क्या रिजल्ट ऐसा आता है या नहीं आता है। सो दिस वाज फॉर टुडे, नेस्टेड लूप्स इन C++। थैंक यू सो मच।